So good morning, everyone. So I am starting now. Today's topic will be brick and stone masonry. We will be continuing from the last class we have covered. तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था रिगार्डिंग बेसिक जो है ब्रिक्स के बारे में हम लोग कवर कर लिए थे, ठीक है ना। ब्रिक्स के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स हमने पढ़ा था, जो बेसिक मेन टाइप्स हैं। दैट इज योर स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड एंड इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। ये चारों के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने तो कुछ बेसिक टर्म्स कवर किया था, और क्लोजर के बारे में हम लोग पढ़े थे। किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बीवेल्ड क्लोजर, ठीक है ना, मिट्रेड क्लोजर और बैट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने कवर कर लिया था। और अब जो है हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कोई बताइए, व्हाट इज द साइज ऑफ द ब्रिक? साइज ऑफ द ब्रिक हमने बताया था 190 क्रॉस 190 mm, 90 mm, 90 mm. ओके, वेरी गुड। तो हम लोग कवर कर चुके थे ये सब, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड्स इन ब्रिक मेसनरी वॉल कंस्ट्रक्शंस, तो इसमें हमने द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन ब्रिक मेसनरी आर स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। तो ये 4 तरह के हमने जो है बॉन्ड पढ़ा था, तो उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आज। और साथ साथ में हम लोग अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स लाइक स्टैक बॉन्ड, डच बॉन्ड, अमेरिकन बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड, रैकिंग बॉन्ड एंड गार्डन बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे। एंड एट द सेम टाइम असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग बाकी क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। So basically stretcher bond I have already covered that the stretcher portions जब रहते हैं, you can see in the figure, यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि स्ट्रेचर जो रहेंगे, स्ट्रेचर विल बी प्लेस्ड, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रेचर्स रहेगा, तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ब्रिक्स में एक हेडर होता है, एक स्ट्रेचर होता है। तो स्ट्रेचर्स जब प्लेस्ड रहेंगे 1 to 1, तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है ना। इसके बाद हेडर बॉन्ड, जहाँ पे आप देखेंगे कि दैट ओनली हेडर विल बी देयर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द एलिवेशंस, ठीक है ना। एलिवेशंस में देख सकते हैं आप, दिख रहा है, सिर्फ हेडर दिखेगा, है ना। एंड यू कैन सी इन द प्लान व्यू में देख सकते हैं कि ये आपका ये स्ट्रक्चर पोर्शन जो है इस तरह से रखा हुआ है। तो हम जब एलिवेशंस देखते हैं तो हमें सिर्फ हेडर दिखता है। यू कैन सी द आइसोमेट्रिक व्यू भी देख सकते हैं आप, इस तरह से। ये देखिए पूरा आपका हेडर है, ठीक है। इधर से भी यू कैन सी दीज आर दी हेडर्स, आपको पूरा व्यू जो है हेडर्स का आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट इंग्लिश बॉन्ड, हमने बताया था कि जो कोर्सेज हैं दैट विल बी अल्टरनेट कोर्सेज रहेंगे हेडर्स के एंड स्ट्रेचर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हेडर है, ठीक है। ये हेडर है, ये क्या हो गया, स्ट्रेचर हो गया। तो यू कैन सी हियर हेडर स्ट्रेचर द अल्टरनेट कोर्सेज विल बी देयर, ठीक है ना। कोर्सेज आपको समझ में आ रहा है ना। कोर्सेज एक थ्रू आउट जो है, जो आपको कह सकते हैं एक लेयर जो है, लेयर को ही हम कोर्स कहते हैं। तो कोर्सेज को आप समझ में आना चाहिए कोर्स क्या है, ठीक है ना। तो ये हेडर का कोर्स हो गया, दिस वन फर्स्ट अल्टरनेट कोर्सेज एंड दिस इज द स्ट्रेचर कोर्स, यू कैन सी। तो इस तरह से अल्टरनेट कोर्सेज होगा, तो वो से हम इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दैट विल बी फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है कि एक ही कोर्स में, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या था, एक ही कोर्स में हेडर एंड स्ट्रेचर होता है, एक ही कोर्स में हेडर एंड स्ट्रेचर होता है। यू कैन सी इन दी फिगर यहाँ पर कि आप देख सकते हैं ये हेडर है, स्ट्रेचर है, हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, इस तरह से अल्टरनेट होगा। तो दिस इज द फ्लेमिश बॉन्ड। ये चारों आपको हम कवर कर चुके हैं, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे कि इसमें फ्लेमिश बॉन्ड में या ब्रिक वर्क में, यू कैन सी इन द फिगर आल्सो, यहाँ पे देख सकते हो फ्लेमिश बॉन्ड का आइसोमेट्रिक व्यू में देख सकते हैं कि ये जो है आपका इस डायरेक्शन अगर आप देखते हैं तो ये क्या है आपका स्ट्रेचर हेडर एक ही कोर्स में जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिकली फ्लेमिश बॉन्ड। अब फ्लेमिश बॉन्ड में को भी क्लासिफाई किया जाता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड एंड डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये भी आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट आई विल बी स्टार्टिंग हियर सिंगल फ्लेमिश एंड डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है ना। सिंगल फ्लेमिश एंड डबल फ्लेमिश। सिंगल फ्लेमिश में क्या होता है, यू कैन सी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड मतलब कि क्या होगा, इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड का कॉम्बो पैक होगा ये, है ना। कॉम्बो पैक होगा
In this type of construction, the front exposed surface of wall consists of Flemish bond and the back surface of the wall consists of English bond. तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर हम बात करते हैं ब्रिक वर्क को हम लेयर्स वाइज प्लेस करते हैं, तो हम जब किसी भी चीज का जो 3 डायमेंशन है तो उसका फ्रंट व्यू आएगा एंड बैक व्यू आएगा। तो जब फ्रंट व्यू से हम देखते हैं, जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो वो क्या होगा, आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा। फ्लेमिश बॉन्ड बोले तो हेडर स्ट्रेचर, ठीक है ना। लेकिन अगर जब हम बैक से देखेंगे तो अल्टरनेट कोर्सेस या अल्टरनेट लेयर्स ऑफ हेडर स्ट्रेचर होगा, दैट इज इंग्लिश बॉन्ड। सामने से हम देखेंगे तो हमें क्या दिखना चाहिए, फ्लेमिश बॉन्ड दिखना चाहिए, लेकिन बैक से हम देखेंगे तो हमें इंग्लिश बॉन्ड दिखना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। हम फिगर भी देखेंगे तो हमको और भी आसानी से समझ में आएगा। The minimum thickness required for single Flemish bond is 1.5 brick thickness, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए जो थिकनेस रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, 1.5 ब्रिक थिकनेस, ठीक है। तो अब देखिए हाफ ब्रिक क्या होता है, 1 ब्रिक क्या होता है, 1.5 ब्रिक क्या होता है, 2 ब्रिक क्या होता है। तो ये इसको भी हमें समझना है। यहाँ पे जब बताया जा रहा है कि मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज 1.5 ब्रिक थिकनेस। 1.5 ब्रिक्स मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम सिर्फ एक लेयर जो ब्रिक का हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे इस तरह से अगर हम प्लेस कर रहे हैं, यू कैन सी, अगर इस तरह से हम प्लेस कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रेचर बॉन्ड को, तो इसको हम कहेंगे हाफ ब्रिक, ठीक है ना। इसको कहेंगे क्या, हाफ ब्रिक। तो हाफ ब्रिक में आप कह सकते हैं कि हेडर्स को आप इस डायरेक्शन से देख सकते हैं, ये फ्रंट व्यू से आपको हेडर नहीं दिखेगा, क्योंकि जब भी आप हेडर यूज करते हैं, अगर आप हेडर यूज करेंगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से आप ब्रिक को प्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रिक या फुल ब्रिक, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, बहुत सिंपल है। इसमें देखिए स्ट्रेचर्स में जब हम प्लेस कर रहे हैं तो ये आधा ब्रिक आ रहा है, एक ही लेयर में जा रहा है। लेकिन जब भी हम इसमें बात करेंगे, अगर सिर्फ हेडर्स को इसमें सिर्फ जब भी हाफ ब्रिक की बात होगी तो स्ट्रेचर्स ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, तो एक स्ट्रेचर ब्रिक हाफ ब्रिक हो गया, ये 1 ब्रिक हो गया। 1 ब्रिक में आप स्ट्रेचर हेडर दोनों भी डाल सकते हैं। जनरली आप देखे होंगे इस तरह से, अगर 2 स्ट्रेचर भी डाल दिया, ठीक है ना, इस तरह से 2 स्ट्रेचर डाल देते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 ब्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 ब्रिक समझ में आ रहा है। हाफ ब्रिक मतलब सिंगल हाफ ब्रिक रहेगा, तो इस तरह से। और सिंगल ब्रिक मतलब इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। और 1.5 ब्रिक में एक कंप्लीट ये रहेगा और एक स्ट्रेचर हो जाएगा, ठीक है ना, 1.5। तो ये हो गया आपका 1.5 ब्रिक। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल बी शोइंग द फिगर्स, उससे आपको और भी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज 1.5 ब्रिक। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम इस साइड देखिए, अगर हमें 1.5 चाहिए, तो अगर हम सिर्फ स्ट्रेचर बॉन्ड डालेंगे तो हमें दोनों साइड से क्या होगा, स्ट्रेचर दिखेगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इंग्लिश बॉन्ड भी दिखे और फ्लेमिश बॉन्ड भी दिखे। इसीलिए हमें 1.5 ब्रिक यूज करने पड़ते हैं, ताकि वन साइडेड में आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिखे एंड अदर साइड में आपको इंग्लिश बॉन्ड दिखे, ठीक है ना। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड is to provide a greater aesthetic appearance on the front surface with required strength in the brickwork with the English bond। ये कम्बो पैक है। इसमें हम जानते हैं फ्लेमिश बॉन्ड को यूज करते हैं तो वहां पे आपका अपीयरेंस थोड़ा अच्छा आता है, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है ना। इंग्लिश क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है इन चारों में। तो इसमें इसलिए हम चाहते हैं कि कॉम्बो पैक हो जाए, तो स्ट्रेंथ भी मिले और अपीयरेंस भी आए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इंग्लिश बॉन्ड को यूज करते हैं। तो बैक साइड में इंग्लिश बॉन्ड दिखेगा, फ्रंट साइड में आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। नाउ डबल फ्लेमिश बॉन्ड has the same appearance both in the front and back elevations, that is each course consists of alternate header and stretcher. This type of bonding is comparatively weaker than the English bond। समझ सकते हैं ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड मतलब कि दोनों साइड से हमें फ्लेमिश बॉन्ड ही दिखना चाहिए। तो ये फ्लेमिश बॉन्ड जाएगा। ऑब्वियसली जब हम इंग्लिश यूज नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा वीकर साइड में रहेगा, ठीक है। तो अब हम ये फिगर से समझते हैं चीजों को। इसको आपको जो है असाइनमेंट्स में भी हेल्प मिलेगा ड्रॉ करने में। यू कैन सी इन द फिगर ए, इसमें दिया हुआ है डबल फ्लेमिश बॉन्ड फॉर 1.5 ब्रिक थिकनेस, ठीक है ना। डबल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश मतलब दोनों साइड में फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश मतलब बोथ साइड से आपको फ्लेमिश देगा, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑड कोर्सेस और इवन कोर्सेस समझ में आ रहा है कि जब हम 1 3 5 जो लेयर्स ऑफ ब्रिक्स पुट करते हैं तो वो ऑड कोर्सेस हो जाएगा। तो 1 3 5 तो उसको हम ऑड कोर्स कर रहे हैं, और इवन मतलब जो हम सेकंड लेयर, फोर्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर डालेंगे तो उसे हम इवन कोर्सेस बताएंगे, ठीक है ना।
तो 135 एंड 246, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है सर ये ऑड कोर्स कहाँ से आ गया, ये नया कुछ टर्म तो नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो नाउ द डबल फ्लेमिश बॉन्ड 1.5 ब्रिक थिकनेस, ठीक है ना। 1.5 ब्रिक में समझाया आपको, हाफ ब्रिक क्या होता है, 1 ब्रिक क्या होता है, 1.5 ब्रिक क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखो इस फिगर में आपको समझ में आएगा कि ये 1.5 ब्रिक, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक कंप्लीट ब्रिक है और एक आधा ब्रिक है। तो यू कैन सी द थिकनेस जो हो रहा है आपका यहाँ से, ये किसके बराबर हो रहा है, 1.5 ब्रिक थिकनेस का आ रहा है, ठीक है ना। तो आप फ्रंट व्यू देखेंगे एंड बैक व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू आप जब देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिखना चाहिए, डबल फ्लेमिश है तो दोनों साइड में आपको फ्लेमिश ही दिखना चाहिए। यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रेचर हेडर एंड अगेन स्ट्रेचर। Similarly, you can see from the back side, stretcher, header, and this is the sequence. This will be followed. तो अगर जब when you will be drawing, जब ड्रॉ करोगे आप तो उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉम्बिनेशंस है यही जो है रिपीट होगा। आप देखिएगा हर बार यही कॉम्बिनेशंस, देखिए जो कॉम्बिनेशंस बना है, ये यहाँ पे एक क्वार्टर ब्रिक डाल देते हैं, ठीक है ना। यू कैन सी यहाँ से स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, ठीक है ना। तो ये बीच में एक गैप रह जाता है, उसमें हम वो जो स्मॉलर ब्रिक होता है जो हमने आपको बताया था उसको हम प्रोवाइड करते हैं क्वार्टर ब्रिक को। तो क्या होता है कि इसमें एक और एडवांटेज क्या हो जाते हैं कि कभी कभी क्या ब्रिक्स वगैरह विद रफ हैंडलिंग क्या हो जाता है, ब्रिक्स वगैरह टूट भी जाते हैं, ठीक है ना। तो जब टूट वगैरह जाते हैं तो उसके केसेस में हम क्या करते हैं, वी यूज दिस, दो जो स्मॉलर ब्रिक्स को भी हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सर बेसिकली, हाँ हाँ बोलिए। सर इसमें बैक और फ्रंट का है, मतलब पता कैसे चल रहा है कौन सा बैक है कौन सा फ्रंट। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। तो बैक और फ्रंट नहीं पता चल रहा है इसमें कौन सा है। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें बैक फ्रंट से क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है आपका टॉप व्यू आ रहा है, दिस इज योर टॉप व्यू में दिख रहा है। तो बैक एंड फ्रंट का मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपका घर का दीवार है, ठीक है ना, बन रहा है या दरवाजे अंदर का भी दीवार है, तो हम बाहर से जो जो अपीयरेंस दिख रहा है ब्रिक का और जो अंदर से दिख रहा है, ठीक है ना, दो साइड होते हैं कोई भी ब्रिक वर्क, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है। तो उसमें आपका बैक दोनों साइड्स के हम बात करते हैं, एक बैक साइड या फ्रंट साइड। तो यहाँ सामने से आप देखो और पीछे से देखो, तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं ये फ्रंट साइड है, ठीक है ना। ब्रिक वर्क को प्लेस करने के लिए जब हम ब्रिक वर्क को, जो आप समझ सकते हैं, जब ब्रिक वर्क को हम प्लेस कर रहे हैं तो सामने से जो जो हम देख रहे हैं और उसका जो पीछे वाला साइड है, बैक साइड है, मतलब कि अब वो ब्रिक वर्क बना है तो उसका थिकनेस है, इतना थिकनेस है, तो इसका सामने वाला साइड होगा और एक पीछे का साइड होगा, ठीक है ना। ये दिस इज योर, यू कैन सी द टॉप व्यू में हम इसको देख पा रहे हैं, इसमें एक ही लेयर है। अगर तो उसमें क्या होगा कि आपका दोनों साइड में आगे के साइड में और बैक साइड में, दोनों साइड में आपको सेम टाइप का ही फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा। स्ट्रेचर हेडर, इस तरह से देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्ट्रेचर हेडर, फिर से बैक साइड का मतलब मैं समझ में आया क्या थोड़ा बहुत आपको, बैक साइड जैसे मतलब, समझ गया सर, वो टॉप व्यू है तो समझ गया, यहाँ से फ्रंट बैक। हाँ सामने वाला जो हम सतह को देखते हैं तो वो फ्रंट हो गया और पीछे से देखें तो बैक साइड हो गया, सिंपल है। अच्छा सर, वो अब जब पता हम, चल रहा था टॉप व्यू है कि नहीं। हाँ अब इसमें क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि जो अब ड्राइंग करना है अपन को, यार फोटो में तो अपन दिखा दे रहे हैं, बट ड्राइंग करना है अपन को, तो ड्राइंग में कैसे कर रहे हैं, तो ड्राइंग में आपको ये थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है कि ये जो है इस तरह से बनेगा, स्ट्रेचर बना यहाँ पे, हेडर बना, फिर ये स्ट्रेचर बना, ये हेडर बना, ठीक है ना। ये कॉम्बो पैक है, ये 4 ब्रिक फुल ब्रिक है और बीच में हम एक छोटा सा ब्रिक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज योर डबल फ्लेमिश बॉन्ड। और इस तरह से, अब ये क्या है कि ऑड कोर्स है, ठीक है ना, ये ऑड कोर्स है और ये इवन कोर्स है, लेकिन ये जो पैकिंग है ये वाला, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका दोनों में रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से ही बन रहा है, एक लेयर वाइज लेयर जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ही कॉम्बिनेशन जा रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस चीज को आप कंसिडर कर सकते हैं, तो आसानी से आप इसको बना लेंगे, है ना। सर ये ऑड और इवन कैसे बोल रहे हैं हम? हाँ अभी तो समझाया। तो ऑड इवन का मतलब ऐसा है कि जब ये आप देखेंगे ब्रिक जब हम लगाते हैं, ठीक है ना, ब्रिक्स हम लगाते हैं तो उसमें पहला लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ऐसा करके हम
प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अब क्या होता है कि जब हम पहला लेयर डालें तो वो क्या ऑड नंबर हो गया, 135 इज ए ऑड नंबर एंड 2468 इज एन इवन नंबर। तो अब हम इसको क्या अल्टरनेट लेयर्स प्रोवाइड क्यों करते हैं? हमने क्लास में भी बताया था कि बॉन्ड ना बनना चाहिए, बॉन्ड जो है वो का स्ट्रांग होना चाहिए, जॉइंट एक जगह पे नहीं बना। अब हम चाहें तो सेम इस तरह से ही पूरा खड़ा कर दें, खड़ा कर देंगे तो क्या है ना, ये इसी पॉइंट पे जॉइंट आ जाएगा, इस पे पूरा जॉइंट आ जाएगा, थ्रू आउट दी वॉल में ऐसे जॉइंट आ जाएगा, थ्रू आउट दी वॉल ऐसे जॉइंट आ जाएगा, ऐसा जॉइंट आ जाएगा। तो थ्रू आउट ऐसे जॉइंट आते हैं, जो उस जॉइंट को हमको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट कोर्सेज डालते हैं, ताकि वो जॉइंट जो है ना बने, डायरेक्ट जॉइंट हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स ना बन जाए, वर्टिकल जॉइंट्स ना बन जाए। एक ही जॉइंट बन जाएगा तो क्या होगा उससे, एक ही वर्टिकल जॉइंट बने तो वो स्ट्रक्चर को वीक करता है। हमने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि एक ही चीज को हमें कंसीडर करना है ब्रिक वर्क में कि जो जो आपका जॉइंट्स रहेगा उसको हमें अवॉइड करना है, वर्टिकल जॉइंट्स दे थ्रू आउट। इसके लिए हम जो है अल्टरनेट लेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट बनाया गया है। पहले ये एक हेडर और ये हाफ ब्रिक को दिया गया है फिर यहाँ पे 3/4 ब्रिक दिया गया है। इस तरह से अरेंजमेंट बनाया गया ताकि जो यहाँ पर यहाँ इसका जॉइंट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, और इसका देखिए इसका पहले बन रहा है, तो वो कंटिन्यू में नहीं आए, इसलिए हम अल्टरनेट कोर्सेस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यही इसका फंडा है अल्टरनेट कोर्सेस हम यूज करने का। और ऑड कोर्सेस इवन कोर्सेस कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, 1 3 5 7 9 इस तरह से अगर हम यूज करते हैं दैट इज योर ऑड नंबर्स, इसलिए उसका नाम ऑड कोर्स दे दिया है, और इवन नंबर तो इवन कोर्सेस दे दिया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डबल फ्लेमिश बॉन्ड को हम जो है बनाने के लिए कम से कम हमें एक ब्रिक वॉल थिकनेस चाहिए कम से कम, ठीक है ना। हम सिर्फ जो है हाफ ब्रिक से नहीं बना सकते, हमको कम से कम एक ब्रिक वॉल चाहिए, ठीक है ना, 1 ब्रिक थिकनेस कम से कम। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे क्वीन क्लोजर को हम यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में क्वीन क्लोजर को यूज किया गया है उसको ब्रेक करने के लिए। क्या होता है क्वीन क्लोजर? कटिंग लॉन्गिट्यूडली इन 2 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। तो क्वीन क्लोजर्स को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यू कैन सी क्वीन क्लोजर्स को यूज किया जा रहा है ताकि जो वर्टिकल जॉइंट्स है उसको हम अवॉइड कर सकें, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं। आफ्टर दैट यू कैन सी द सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में आपको क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे फ्रंट में आपको, फ्रंट में क्या दिखेगा, फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा, एंड बैक में क्या दिखेगा आपको, बैक में क्या दिखेगा, इंग्लिश बॉन्ड दिखेगा। फ्लेमिश इंग्लिश, सिंगल में क्या है, सिंगल फ्लेमिश मतलब एक साइड में आपको सिंगल फ्लेमिश दिखेगा, और डबल मतलब दोनों साइड दिखेगा। तो अब इसमें देखिए सेम कंसेप्ट पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्ट्रेचर हेडर पुट किया गया है, ठीक है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थ्रू आउट हेडर डाल दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या दिया जा रहा है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंग्लिश बॉन्ड बन रहा है। इंग्लिश बॉन्ड बन रहा है मतलब इंग्लिश बॉन्ड बनाना है मतलब एक लेयर हेडर होगा और दूसरा लेयर स्ट्रेचर होगा, एक लेयर कंप्लीट हेडर होगा, दूसरा लेयर कंप्लीट स्ट्रेचर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट लेयर क्या हो गया, आपका हेडर हो गया। तो ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड आप देख सकते हैं, कंप्लीट लेयर हेडर। तो अब उसका अल्टरनेट कोर्स जो आएगा तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, स्ट्रेचर। तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेचर दिया गया अल्टरनेट में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेचर दिया गया है बैक साइड में, एंड यहाँ पर हेडर दिया गया है बैक साइड में, एंड फ्रंट में तो आपका स्ट्रेचर हेडर चलेगा, स्ट्रेचर हेडर, ठीक है। इस तरह से इट विल गो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है क्वीन क्लोजर्स को यूज किया गया है ताकि आपके जो है बॉन्ड जो है वो जो वर्टिकल जॉइंट्स ना बने, ठीक है ना। तो इसमें मैंने बताया कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 1 ब्रिक थिकनेस का वाल चाहिए, और सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बनाने के लिए कितना चाहिए हमें, कम से कम 1.5 ब्रिक थिकनेस का वाल चाहिए, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया, होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें इससे क्या है, कुछ आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे। इसमें दिया हुआ है आपका यू हैव टू ड्रॉ सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड for 1.5 brick thick wall, double flemish bond for 1 brick wall thick wall and 1.5 brick thick wall, ठीक है।
तो ये दोनों आपके कवर हो जाएंगे इसमें। फिर अब हम और आगे बढ़ते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। यू कैन सी द स्टैक बॉन्ड, ठीक है ना, जो आप बोल रहे थे, तो यू कैन सी यार द स्टैक बॉन्ड। स्टैक मतलब क्या, उसको स्टैक करके रख दिया गया, 1 to 1 1 to 1 करके उसको स्टैक करके रख दिया गया है। तो यू कैन सी हियर इन a stack bond all the bricks are plainly loaded on top of each other and held with a mortar where all bonds are perfectly aligned. Because of its weak masonry structure and less strength, stack bonds are perfect for decorative purposes. This bond is non-structural bond, hence not suitable for walls which require to transfer loads. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्टैक बॉन्ड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एक पूरा कंप्लीट एक जॉइंट बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल जॉइंट्स बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा पुश करेंगे तो वो क्या है, चांसेस ऑफ फॉल डाउन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टैक बॉन्ड हम यूज नहीं करते जनरली। हाँ, कहीं कहीं पे बस सिर्फ क्या दिखावे के लिए यूज कर सकते हैं फॉर डिजाइन पर्पस, और यू कैन सी कि आपको अच्छा दिखने के लिए कर सकते हैं, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। बट ये इसका क्या है, स्ट्रेंथ बहुत ही पुअर होता है, तो इसको हम हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। Dutch bond, a modified form of the English cross bond, which consists of alternate courses of headers and stretchers, ठीक है ना। headers and stretchers का alternate bonds है। In this arrangement of brick bond, every single stretching course begins at a queen with a 3/4 bed. Every alternate stretching course has a header set next to the 3/4 bed. Brick provided at the queen. This bond is perfect to construct the strong corners along the wall which are subjected to excess loads. तो ये जो है ये इंग्लिश बॉन्ड के जैसा ही है, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम। यहाँ पे देखो हेडर स्ट्रेचर, तो इट इज सिमिलर टाइप ऑफ इंग्लिश बॉन्ड, लेकिन इसमें क्या है, कॉर्नर्स में इसका थोड़ा अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। इन एवरी सिंगल स्ट्रेचिंग कोर्सेस बिगिंस एट ए क्वीन विथ 3/4 बेड, 3/4 बेड से स्टार्ट करते हैं। वही सभी का फंडा वही है कि हमें जो है वर्टिकल जॉइंट्स को मैक्सिमम अवॉइड करना है, ठीक है ना। जितना हम अवॉइड करेंगे तो उतना हमारा जो है जो बॉन्डिंग है ब्रिक्स का वो अच्छा बनेगा। Common bond, American bond. This bond is very similar to the English bond, but this one has courses of headers inserted in every 5 or 6 courses, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि but this one has course headers inserted in every 5 or 6 courses, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये जो है आपका ये हेडर है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी व्हाइट कलर का भी ब्रिक्स दिख रहा है यहाँ पे। तो यू कैन सी जो हेडर्स है वो कितने, एटलीस्ट 5-6 जो है लेयर्स के बाद में इसको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। 5-6 लेयर्स के बाद में हेडर आएगा। स्ट्रक्चर 5-6 लेयर दिए डाल दिए, फिर क्या हेडर डालेंगे। So this header bond basically act as a tie brick between the fronting and the backing to achieve the sufficient offset in standard common bond. Queen closures are inserted at both the ends of the header courses. And the common bond is normally used in the exterior load bearing walls. ठीक है। Now the facing bond, the bond is primarily adopted for thick walls where the facing and backing are chosen to be constructed with brick of diverse thickness. Typically, this bond consists of heading and stretching courses are arranged in a manner that one heading course comes after quite a lot of stretching courses. तो ये भी सेम उस तरह से ही है, फिगर में इसमें नहीं विजुअलाइज हो रहा है, बट इसमें भी आप देख सकते हैं दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ heading and stretching courses arranged in a manner that one heading course comes after quite a lot of stretching courses, ठीक है ना। 2-4 स्ट्रेचिंग कोर्स के बाद हेडर बॉन्ड आता है। तो ये बेसिकली फेसिंग है, मतलब यू इसमें आपको विजुअलाइजेशन अच्छा होता है। This load distribution of walls using this bond is not uniform because of the difference between the facing and the total number of joints in the backing. This can also lead to unequal settlement of the two thickness of the wall, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट ये गार्डन वॉल जो कि आपको असाइनमेंट्स में दिया हुआ है, गार्डन वॉल्स एंड रैकिंग बॉन्ड। ये दो बॉन्ड जो है गार्डन वॉल बॉन्ड एंड रैकिंग बॉन्ड, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। यू कैन सी द गार्डन वॉल बॉन्ड। गार्डन मतलब आप समझ रहे हैं कि गार्डन वॉल के लिए यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, गार्डन वॉल में। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज सुटेबली अडॉप्टेड फॉर वन ब्रिक थिक वॉल विच मे बी एक्ट एज ए गार्डन वॉल और ए बाउंड्री वॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन ब्रिक थिक वॉल की जरूरत है, ठीक है ना, वन ब्रिक thick wall which may be act as a garden wall or a boundary wall
In garden wall bond, it is possible to build uniform faces for a wall without much labor or expense. This type of bond is not so strong as English bond, and its use is restricted to the construction of door walls or other types of walls which are not subjected to large stresses. ठीक है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं इंग्लिश बॉन्ड की तरह, तो इसको हम लोग ज्यादातर ज्यादा स्ट्रेस इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं. कारण ऑफ इट्स गुड अपीयरेंस, this bond is sometimes used for the construction of the outer leaves of the cavity walls. There are two types of garden wall: English garden wall bond and Flemish garden wall bond. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the English garden wall bond. The general arrangement of bricks in this type of bonding is similar to that of the English bond, except that the heading cores are only inserted at every fourth or sixth courses. Usually the arrangement consists of one course of headers to three courses of the stretcher. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर हम प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे ये हो गया 3 स्ट्रेचर हो गया, ठीक है, 3 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर, ठीक है, फिर 3 स्ट्रेचर फिर हेडर, इस तरह से ये प्रोवाइड किया जा रहा है. A queen closure is placed next to the queen header of the heading course to give the necessary lap. तो वही हम क्वीन क्लोजर यूज करते हैं क्योंकि वो जो आपका जो जॉइंट्स ना बने इसके कारण उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिस कारण से आपका वो बॉन्डिंग नहीं बनता है. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन क्लोजर को यूज किया गया है. And Flemish garden wall bond, this consists of alternate courses composed of one header to 3 or sometimes even 5 stretchers in series throughout the length of the courses. ठीक है ना, यहाँ पे आपका 3 से भी ज्यादा यूज कर सकते हैं स्ट्रेचर्स को. Each alternate courses contains a 3/4 bat placed next to the queen header and a header is laid over the middle of each central stretcher. है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं हेडर यहाँ पे यूज किया जाता है 3 स्ट्रेचर के बाद. ठीक है, तो फ्लेमिश जैसा फील आ रहा है इसमें. फ्लेमिश में क्या है कि एक ही कोर्स में क्या होता है, हेडर स्ट्रेचर होते हैं, यहाँ पे 3 स्ट्रेचर और एक हेडर, इस तरह से इसको बनाना है. फिर 3 स्ट्रेचर एक हेडर, है ना, तो ये आपको शायद है, यू हैव टू ड्रॉ दिस, है ना. सो द डिटेल्स फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऑफ द गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड. ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करना है. The next is your racking bond. This is a bond in brickwork in which the bonding bricks are laid at an angle. ना, अभी तो हम लोग जब भी देखे थे तो सबको क्या हम देखते थे कि एक हॉरिजॉन्टल लेयर्स में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब ये रैकिंग बॉन्ड है, इसको हमें पर्टिकुलर कुछ एंगल्स में उसको रखना है. तो एंगल अदर देन 0 और 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्रीज के अलावा इसको हमें एंगल्स में प्रोवाइड करना. दिस अरेंजमेंट helps to increase the longitudinal stability of the thick wall built in the English bond. In this arrangement of bonding, the space between the external structures of a wall is filled with the bricks inclined to the face of the wall. This bond is introduced at certain intervals along the height of the wall. ठीक है ना, तो इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक हेरिंग बॉन्ड, एक डायगोनल बॉन्ड. ठीक है ना, हेरिंग बॉन्ड है ये, हॉर्न गलत से लिख गया है, हेरिंग बॉन्ड होगा BOND, बॉन्ड बॉन्ड एंड डायगोनल. तो इसको हम देखेंगे एक एक करके. हेरिंग बॉन्ड देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है. ठीक है, एंगल्स में हमको इसको प्रोवाइड करना है. जनरली 45 डिग्री में प्रोवाइड करते हैं. तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज बेस्ट सुटेड फॉर वेरी थिक वॉल्स, यूजुअली नॉट लेस देन 4 ब्रिक वॉल्स थिक. ठीक है ना, सबसे पहले सुटेड फॉर वेरी थिक वॉल्स, यूजुअली नॉट लेस देन 4 ब्रिक वॉल. तो इसमें कम से कम 4 वॉल से ज्यादा उसको यूज होना चाहिए. ठीक है ना, अब देख सकते हो कि इसमें प्लान व्यू है, ये जो इतना थिक जो है ये आपका ब्रिक वर्क हो रहा है ना. अब तो जैसे नहीं होते शायद, ठीक पहले होते थे. इन दिस अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक वर्क, ब्रिक्स आर लेड इन द कोर्स aligned at 45 degree in two directions from the center. This bond is also commonly used for the brick paving. Pavement के लिए यहाँ obviously इसको यूज कर सकते हैं. तो देखो इसमें आप देखिए इसको अरेंजमेंट देखिए, ये एंगल्स में दिया गया 45 डिग्री में इस तरह से प्रोवाइड किया गया है. एट द सेम टाइम यहाँ से इस तरह से कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इस तरह से इसको ड्रॉ करना है. ठीक है, 45 डिग्री में देना है. तो देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट ड्राइंग करना में थोड़ा सा ये टफ है थोड़ा. ठीक है, 45 डिग्री में ये जा रहा है. Diagonal bond, this bond is best suited for walls which are 2 to 4 brick thick.
This bond is usually introduced at every fifth or seventh course along the height of the wall. In this bond, the bricks are placed end to end in such a way that extreme corners of the series remain in contact with the structures. ठीक है ना, इसमें क्या है, थ्रू आउट आपका जो है डायगोनल्स की तरह ही जाएंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो गया. अब हम जंक्शंस के बारे में बात करेंगे. तो ये अलग अलग बॉन्ड्स होंगे, गार्डन वॉल बॉन्ड और एक रैकिंग बॉन्ड हो गया. ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना. बाकी आपको हमने बताया हुआ हाफ ब्रिक, 1 ब्रिक एंड 1.5 ब्रिक. ये कंसेप्ट फिर से आएगा जंक्शंस में. सर हाँ हाँ हाँ, सर ये कौन? रैकिंग बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंग्लिश बॉन्ड से ज़्यादा होगी. हाँ, इसमें आप देखिए क्या है ना कि एक तो आप देखो थिकनेस कितना ज्यादा है. इसमें 4-5 यस सर. ब्रिक का थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इसमें लॉन्गिट्यूडिनल जिसका थिकनेस वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही हम इसको यूज करते हैं. ठीक है ना. तो इसका जो है, हाँ, इसको इंक्रीज करते हैं तो आप समझ सकते हैं इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा इसका बहुत. डिफेक्ट्स इन ब्रिक मशीनरी ये कवर नहीं करते हैं. हाँ ना, बॉन्ड एट कनेक्शंस. कनेक्शंस कैसे बनता है, ठीक है ना. कनेक्शंस के लिए दो ब्रिक के बीच में कनेक्शंस भी बनाने पड़ते हैं आगे. तो बेसिकली you can see the connections as is the place where two walls coming from different directions meet. है ना, जैसे जंक्शंस होते हैं आपके स्टेशंस में. स्टेशन में भी बहुत सारे स्टेशंस होते हैं, कहीं कहीं पे जंक्शन होता है, हर जगह पे जंक्शन नहीं होता. The walls should be properly united at the connecting point through some proper bond. The following three requirements should be satisfied by the bond at the connection. There should be no continuity in the vertical joints. ठीक है ना. फिर से देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट होते हैं जब आपका रिक्वायरमेंट होता है. तो कंटिन्यूटी, देयर शुड नॉट बी नो कंटिन्यूटी इन द वर्टिकल. जो सब जगह पे यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही होना चाहिए. कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए वर्टिकल जॉइंट्स का. यूज ऑफ द ब्रिक बैट्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. ब्रिक के बैट्स को कम से कम यूज करना. द कनेक्शन शुड बी स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट डिफरेंशियल सेटलमेंट. किसी भी तरह डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होना चाहिए. क्या डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब समझ में आ रहा है? डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब कि वो सेटल नहीं होना चाहिए. मान लीजिए सेटल हो रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा हो भी रहा है मान लीजिए, तो बट डिफरेंस नहीं आना चाहिए. सेटलमेंट जो है मतलब कि नीचे धंसना नहीं चाहिए. ठीक है, ये समझ सकते हो, धंसना नहीं चाहिए. और खासकर धंसना तो नहीं चाहिए. अगर हल्का फुल्का जा भी रहा है तो थ्रू आउट जो है कोर्सेस पूरा एक साथ में हल्का सा अगर जाता भी है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो. लेकिन अगर डिफरेंस आ जाएगा एक डायरेक्शन में, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अब मैं बता रहा हूँ इस तरह से है, ठीक है, ये लेयर है, यहाँ पे ज्यादा नीचे चला गया और यहाँ पे नहीं गया, तो ये क्या कुछ इस तरह से एंगल में बन जाएगा. ठीक है ना. तो ये जब एंगल बनेगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ही वीक हो जाएंगे. सेम कंसेप्ट होता है आपका फाउंडेशंस वगैरह में, सेटलमेंट्स अलाउ नहीं करते हैं. Junction is the connections which formed at the meeting of one subsidiary wall at some intermediate positions of another wall. When both these walls meet at right angles, a T-junction is formed. The subsidiary walls crosses the main wall and continues beyond the junction. A cross functions or intersection is formed. ठीक है ना. The queen is the connection which is formed when two external walls meet. Queen is formed when a wall takes a turn. When the two walls meet at 90 degree, ये 90 degree है, right angle और square queen is formed. The angle of the connections is other. ठीक है, तो जंक्शन हो गया बेसिकली यू कैन सी इस तरह से. ठीक है. और क्वीन में हो गया क्या आपका कॉर्नर्स में जो मीट करते हैं, जो उसको घुमाते हैं. ठीक है, फिगर्स देखेंगे तो और समझ में आएगा. जंक्शन देखिए, राइट एंगल जंक्शन, टी जंक्शन, ये आपको दिया गया है बहुत सारा. यू हैव टू ड्रॉ दिस टी जंक्शन. ठीक है ना. तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं इसमें टी जंक्शन इन इंग्लिश बॉन्ड. इसमें फिगर्स में आप देख सकते हैं इंग्लिश बॉन्ड बोले तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है आपका अल्टरनेट जो होगा, एक अल्टरनेट लेयर्स होते हैं. ठीक है ना, हेडर हेड स्ट्रक्चर का. अब देख सकते हो अगर हम बात करते हैं हाफ ब्रिक वाल, हाफ ब्रिक वाल की बात करें, ठीक है ना, हाफ ब्रिक वाल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो. तो ये हाफ ब्रिक बोले तो क्या आएगा, ये तो आपका स्ट्रेचर ही जाएगा. ठीक है ना, ये तो आपका स्ट्रेचर ही जाएगा.
हेडर की तो सवाल नहीं। तो यहाँ पे जो है अल्टरनेट कोर्सेस में यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके जॉइंट्स फॉर्म नहीं होने चाहिए, बस इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाफ ब्रिक में फिर यू कैन सी हियर वन वन ब्रिक वाल, इंटरनल वाल। तो यहाँ पे देखिए एक एक लेयर दिया है स्ट्रेचर, ठीक है ना, और दूसरा लेयर दिया है हेडर, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे स्ट्रेचर हेडर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्यू मतलब क्यू इनक्लोजर प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि जो है टॉप लेयर में जॉइंट फॉर्म ना करे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1.5 ब्रिक थिक वाल देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1.5 मतलब 1 ब्रिक एंड हाफ, 1 ब्रिक एंड हाफ अल्टरनेट बता दिया गया है, या अल्टरनेट लेयर्स एंड 2 ब्रिक वाल। तो आपको दिया गया इंग्लिश बॉन्ड फॉर 1 ब्रिक वाल एंड हाफ ब्रिक थिक वाल, इंग्लिश बॉन्ड फॉर 1.5 ब्रिक थिक वाल एंड हाफ ब्रिक क्रॉस वाल। क्या सिंपल है। तो ये इस तरह से हमें इसको ड्रॉ करना है टी जंक्शंस को इंग्लिश बॉन्ड, टी जंक्शंस इन डबल फ्लेमिश बॉन्ड यू कैन सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है ब्रिक्स यूज किए गए हैं, टाई ब्रिक्स यूज किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। हाफ ब्रिक क्रॉस वाल, 1.5 ब्रिक, हाफ ब्रिक, 1 ब्रिक, ठीक है ना। तो ये दीज आर दी ऑल दी जंक्शंस, टी जंक्शंस जो आपको बनाने हैं, अलग अलग टी जंक्शंस, ठीक है ना। नाउ दिस इज द क्रॉस जंक्शंस, ठीक है ना। क्रॉस जंक्शंस में क्या हुआ, इट इज फॉर्म व्हेन टू इंटरनल वाल्स क्रॉस ईच अदर, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, दो क्रॉस वाल जा रहा है। वन ऑफ द वाल्स में बी कॉल्ड एज मेन वाल व्हाइल द अदर लेसर थिकनेस इज क्रॉस वाल, ठीक है। इस तरह से एंड देन द स्क्विंट वाल is found when an internal wall meets an external continuous wall at an angle other than 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के अलावा अगर मिलता है, कोई एंगल में जा रहा है, तो उसे हम स्क्विंट जंक्शन कहेंगे। क्वींस इज द कनेक्शन फाउंड व्हेन टू एक्सटर्नल वॉल्स मीट, ना ये क्वींस यही जाएगा आपका, इस तरह से जो आप जाते हैं ये बैंड होता है, तो ये आपका क्वींस कहते हैं। The square queens are quite common in all the buildings where external walls meet at right angles, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल वॉल्स, ये आप समझ लीजिए, मैं बाद में दिखा दूंगा फिगर। स्क्विंट क्वींस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्विट एंड ऑब्ट्यूज। अब एक्विट, स्क्विंट एंड ऑब्ट्यूज मतलब वो एंगल्स में जाते हैं, ठीक है। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन ब्रिक मैसनरी एंड स्टोन मैसनरी, दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है। तो ये दिस इज नॉट, ये हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स में कवर करेंगे इस पॉइंट्स को। बाकी आप समझ सकते हैं ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल यू कैन सी ब्रिक मैसनरी, ठीक है। आप लोग हो कि सो गए हो प्रणव? है सर। है सर, है। सर है सर। Yes, sir. हाँ, तो मैं पूछ रहा था ना कि बताओ ब्रिक मैसनरी स्टोन मैसनरी में क्या डिफरेंस है, एक दो पॉइंट बताओ। आजकल तो क्या ब्रिक ही हर जगह यूज हो रहा है, स्टोन कहाँ यूज हो रहा है। हाँ सर, तो ब्रिक ही यूज सर स्टोन स्ट्रॉन्गर है सर। क्वालिटी हो गया, स्टोन को लाना ले सर, जाना मुश्किल है सर। ब्रिक कहीं भी बन स्टोन जाता सर, है, लोकल मैन्युफैक्चरर से। सर सर ये स्टोन महंगा स्ट्रॉन्गर पड़ेगा होता सर। है। जो मैसन स्टोन चाहिए वो सर महंगा स्किल्ड पड़ेगा। चाहिए सर स्टोन मैसनरी के लिए। और सर अनइवन होता है स्टोन, तो उसे उसमें बहुत टाइम लगता है प्रॉपर शेप हाँ, करने में। उसको कार्व करने में बहुत कार्विंग सही की बोल रहे जाती है, बाकी ब्रिक हमें अपने और हैं। कॉस्टलियर भी होगा ना सर स्टोन मैसनरी। ओके यस सर, वेरी गुड। क्योंकि हर जगह नहीं मिलेगा, ब्रेक हर जगह मिल सकता है। आना पड़ेगा तब राजस्थान ब्रिक से सर। मशीनरी कोई भी लगा सकता है, स्टोन मशीनरी जनरली स्किल्ड पर्सन लगाता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो अब देखिए इसमें आप समझ सकते हैं कि स्टोन मैसनरी, बट यू कैन सी स्टोन मैसनरी पहले ही बहुत यूज होते थे, और वो जो भी स्ट्रक्चर बनता था वो लॉन्ग लास्टिंग होता था, ठीक है ना। बट नाउ इट इज, अब तो क्या हो रहा है कि जो चिमनी से जो ब्रिक बनता है ना, जहाँ जहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज हैं, ऐसा गवर्नमेंट का रूल आ रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी इंडस्ट्री है जहाँ से फ्लाई एश निकलता है, तो उसके इतना किलोमीटर्स में कुछ किलोमीटर्स का है कि इतने किलोमीटर्स तक चिमनी नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ फ्लाई एश ब्रिक यूज किया जाएगा। क्योंकि वो जो फ्लाई एश वहाँ से निकलते हैं ना पावर प्लांट्स वगैरह से, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसको डंप कर देते हैं एक जगह पे, बट वो फिर क्या, कभी कभी हवा के साथ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो इसलिए अब कहीं कहीं पे क्या कर रहे हैं, चिमनी ब्रिक्स को अवॉइड किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं,
फ्लाई एश ब्रिक्स को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग तो सब बता ही दिए हैं। ठीक है, नाउ द स्टोन मेसनरी। स्टोन मेसनरी भी आप समझ सकते हैं, द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ए स्ट्रक्चर इन स्टोन विथ एनी सुटेबल मेसनरी इज कॉल्ड स्टोन। ठीक है, तो इसमें बहुत फेमस वर्क्स ऑफ स्टोन मेसनरी इंक्लूड द इजिप्शियन पिरामिड्स, द ताजमहल, कुसकुसी इंकन वॉल, ईस्टर आइलैंड स्टेच्यूज। तो ये सारे जो हैं बहुत खतरनाक नाम है, ठीक है ना। इस तरह के जो हैं बने हैं। हमारे बहुत सारे मंदिर भी बने हैं, आप जैसे जगन्नाथपुरी कोई गए होंगे, तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बहुत पुराना है, तो आज भी है। और बहुत सारे मंदिर हैं हमारे जो लास्ट टेम्पल। हाँ, बहुत सारे मंदिर हैं, आप देख सकते हैं तिरुपति बालाजी, तो सभी ज़्यादातर स्टोन के ही बने हुए हैं, कार्व्ड हैं। या मॉस्क्स भी जो आप देखेंगे, मस्जिद भी देखेंगे, तो भी स्टोन्स के बने हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप देखते हैं, जब भी जाते हैं तो देखते होंगे, अरे यार ये कितना पुराना है, कोई बोलता है 1000 साल पुराना है, तो ये 1000 साल पुराना कैसे टिका हुआ है? अपन तो बिल्डिंग 100 साल में ही निपट जाते हैं। और इंजीनियर जो ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़, बिहार में भी न्यूज़ सुने होंगे, इधर भी सुने होंगे अलग-अलग जगह पे कि अरे यस यार सर, ये भी सर। हाँ, कि ये पुल बना और ये उद्घाटन के 10 दिन के बाद निपट गया। ऐसा भी होता है। तो तो उद्घाटन से पहले क्या बोल रहे हैं? सर, उद्घाटन से पहले ही गिर जाते हैं। हाँ, तो ये सारे अभी कहीं बन रहा था, वो डेट अनाउंस था कि मंत्री जी जाकर के उनका उद्घाटन करेंगे और पहले निपट गया। अभी कोई शायद बिहार में भी कोई एक है। सर यार एक और आया था बिहार सर, में उसमें नारियल से सर सड़क टूट गई थी सर। नारियल फोड़ा था, वो सड़क ही टूटी। तो इस सर तरह से इसी ने तो फोड़ा था। यस तो आप ही लोग यस अपना ये कर रहे हैं, सिविल इंजन का बड़ाई कर रहे हैं। तो सच्चाई है, तो सच्चाई है सर, क्या कर सकते। होता क्या है ना कि जो क्वालिफाइड लोगों को ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, सब लोग ऐसे-ऐसे लिंक से बनाते हैं, और जो बेचारा पहुँचता है, तो इतना पैसा देख रहे हो ना, कितना-कितना करोड़ों-करोड़ रुपए मिल रहे हैं उनके। अभी हाँ सर, बीच में से पैसा खा जाते हैं वो। 280 करोड़। हाँ, अभी यहाँ पे मिला, फिर एक जगह कहीं कानपुर। झारखंड में मिला था यार, एक जेई था, जूनियर इंजीनियर, उनके यहाँ 150 करोड़ ऐसा मिला था। एक एक बिहार में भी, पटना के कहाँ पे मिला था 200 करोड़ इंजीनियर के पास। पटना में सर। हाँ, तो इस तरह से देख सकते हो कहाँ से आता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, बट यस, स्टोन मेसनरी एंड ब्रिक मेसनरी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से देखिए टाइप्स ऑफ स्टोन मेसनरी, हमें क्या बेसिकली ड्राइंग करना है, वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट्स बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उसका भी ये लैब पार्ट है। लैब पार्ट में हमें क्या करना है, बिल्डिंग ड्राइंग बनाना है। तो हम लोग जाएंगे, फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ स्टोन मेसनरी, रबल मेसनरी, एस्लर मेसनरी। दो तरह के जो है टाइप ऑफ मेसनरी होते हैं, अरेंजमेंट जो हम कहते हैं, एक रबल मेसनरी होता है, एक एस्लर मेसनरी होता है। ठीक है ना। तो रबल मेसनरी में 3 तरह के रबल मेसनरी होते हैं। क्या होता है रबल मेसनरी? स्टोन मेसनरी इन विच आइदर अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड स्टोन आर लेड। ठीक है ना। बेसिकली रबल एस्लर में होता क्या है कि अ, अब क्या उसको पूरा काव करके उसको अच्छे से बना करके साइज में लाना कि बहुत मुश्किल है। तो जब हम उसको बहुत साइज में नहीं लाते हैं, अनइवन सरफेसेस को भी अपन कर देते हैं, जैसा बहुत जगह पे आप देखे होंगे, उसको भी यूज़ कर दिया जाता है, तो उसको हम रबल मेसनरी कहते हैं। अनड्रेस्ड या थोड़ा बहुत ड्रेस करके हथौड़ी मारे, थोड़ा बहुत हो गया तो उसको फिर अपन लगा दिए। तो 3 तरह से रबल मेसनरी को हम अरेंज कर सकते हैं, एक रैंडम, एक स्क्वायर्ड, एक ड्राई रबल। है ना? ये तीनों का फिगर आपको बनाना है। ठीक है ना? रैंडम रबल, स्क्वायर्ड रबल और ड्राई रबल। तो इसमें क्या होता है देखेंगे, रैंडम मतलब कि रैंडम नाम से ही आ रहा है कि रैंडम रबल है, जो भी ब्रिक्स, जो भी स्टोन आ रहा है, उसको अपन लगा दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द मोटार। मोटार के हेल्प से हम उसको अरेंज कर देते हैं, तो वो आपका रैंडम रबल हो गया। है ना? इसमें देख सकते हैं, अब उसमें रैंडम रबल में भी 2 होता है, ठीक है ना? एक अनकोर्स्ड, एक कोर्स्ड होता है। ठीक है? तो कोर्स्ड अनकोर्स्ड में देख सकते हैं, इसमें कोर्स में देख सकते हैं, कोर्स अब समझ में आ ही गया होगा। कोर्स मतलब आपने बताया लेयर्स में आता है, प्रॉपर लेयर बनना चाहिए। अनकोर्स मतलब कोई लेयर नहीं, सब भगवान भरोसे चल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सब चल रहा है, भगवान के भरोसे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेयर्स में देखेंगे, कोर्स लेयर मतलब कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहेगा, ठीक है ना।
थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहेगा। अनकोर्स में मतलब क्या रहेगा कि अनकोर्स मतलब सिस्टमेटिक नहीं रहेगा। तो देखेंगे यहाँ पे अब क्योंकि ये रैंडम है, रबल है, रबल मतलब ये उसको हम साइज में नहीं ला रहे, साइज में नहीं ला रहे हैं, फिर भी क्या मोटा मोटी उसको हम एक कोर्स जैसा बना दिए हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये साइजेस अलग अलग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे एक कोर्स बन गया है। फिर यहाँ पे एक कोर्स साइजेस कैन बी अनइवन, लेकिन एक कोर्सेस बनाए हैं। कोर्सेस का भी साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कोर्स का शेप दे दिया गया है। और अनकोर्स मतलब कोई कोर्स नहीं है, ठीक है ना। तो रबल में ही अनकोर्स्ड कोर्स्ड हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। कोर्स्ड अनकोर्स्ड मतलब द रैंडम रबल मेसनरी इन विच स्टोन्स आर लेड विदाउट फॉर्मिंग एनी कोर्सेस, ठीक है ना। कोई कोर्स नहीं रहेगा तो वो अनकोर्स्ड हो गया। suitability you can see used for the construction of walls of low height in case of ordinary buildings. Coast में used for construction of residential buildings, go downs, boundary walls etc. तो coast मतलब समझ में आ गया कि coast में उसको squared rubble masonry, the rubble masonry in which the faces stones are squared on all joints and beds of by hammer. तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे अपन, तो स्क्वायर्ड शेप में आ जाएगा, थोड़ा शेप में आ जाएगा वो जॉइंट्स वगैरह, तो उसको हम स्क्वायर्ड रबल मेसन करेंगे। तो स्क्वायर्ड रबल में भी कोस्ट अनकोस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स इन हिली एरियाज, ठीक है। तो हिली एरियाज वगैरह में क्या अपन को मिल जाता है स्टोन आसानी से, तो उसका अपन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर रबल में मतलब उसका जो है आपका साइज शेप में आ जाता है थोड़ा, ठीक है ना। रबल तो है लेकिन स्क्वायर्ड है, उसको साइज में कर दिए हैं। तो यहाँ यू कैन सी ऑल्दो जो है साइजेस आर डिफरेंट, लेकिन एक वो प्रॉपर स्क्वायर्ड शेप में आ गया, तो उसी को ही हम स्क्वायर रबल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनकोर्स्ड कोर्सेस, ठीक है ना। तो ये अनकोर्स्ड है, कोई कोर्सेस में है, ठीक है। हेडर एंड थ्रू स्ट्रक्चर जाके जगह पे यहाँ पे थ्रू स्टोन्स कर देते हैं, ठीक है ना। हेडर एंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं। ड्राई रबल मेसनरी में क्या होता है, इसमें क्या है, आप मोटार यूज नहीं करते, ड्राई रहता है। द रबल मेसनरी इन विच स्टोन्स आर लेड विदाउट यूजिंग एनी मोटार इज कॉल्ड ड्राई रबल, ठीक है ना। तो जहाँ पे हम लोग जो है मोटार यूज नहीं करते। नाउ द एस्लर मेसनरी, इट इज द टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी इन विच finely dressed stones are laid in cement or lime mortar is known as ashlar masonry, ठीक है ना। जब हम उसको बहुत ही सिस्टमेटिक जब हम उसको प्लेस करते हैं, ठीक है ना, उसको पूरा अच्छे से ड्रेस करके बनाते हैं स्टोन्स को, फिर जब उसको हम लेड करते हैं बाय यूजिंग द लाइम मोटार और द सीमेंट की हेल्प से, तो उसे हमें लोग एस्लर मेसनरी करते हैं। इन दिस मेसनरी आर द कोर्सेस आर ऑफ द यूनिफॉर्म हाइट, ऑल द जॉइंट्स आर रेगुलर, थिन एंड हैव यूनिफॉर्म थिकनेस। अभी उसमें क्या है, हम लोग कोर्सेस बनाते थे तो यूनिफॉर्म थिकनेस की बात नहीं करते थे हम, बस कोर्सेज जैसा दिख जाए तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन को सभी यूनिफॉर्म थिकनेस में चाहिए होता है। दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज मोस्ट कॉस्टली एज इट रिक्वायर्स ड्रेसिंग। ऑब्वियसली आप लोग खुद ही बोल रहे हो कि सर उसको बनाने में बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम भी लगेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, थोड़ा सा कॉस्टली तो बहुत होता ही है, ठीक है। सुटेबल कहाँ, दिस मशीनरी यूज फॉर दी हैवी स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, हाई पियर्स एंड अबटमेंट ऑफ ब्रिज। तो जहाँ पे अब इतना स्टोन तो आप जानते ही होंगे, इसमें तो नो डाउट कि स्ट्रेंथ तो भाई ज्यादा है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अगर हम उसको बढ़िया से ड्रेस्ड करके बन ला रहे हैं, उसको हम अच्छी जगह पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो हैवी स्ट्रक्चर्स में भी यूज कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, डेकोरेशंस वगैरह में, जैसे कि आप लोग देखते हैं जो पहले के जमाने में सबसे कीमती जो होता था, वहाँ पे हम लोग ये स्टोन्स को लगाते थे मंदिर में, मस्जिद में, ठीक है ना। और अलग अलग चीज जगह पे जो या महल में, ठीक है ना। एक राजस्थान में एक हवा महल है, ठीक है ना। तो मैं सोचा कि हवा महल मतलब कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टोन से ही बना हुआ है। बस उसमें क्या है, बहुत सारे विंडोज हैं, तो उससे हवा आते हैं, ऐसा कुछ है उसमें, ठीक है ना। मुझे लगा क्या हवा महल कैसा है, तो इस तरह से ही है, अलग अलग महल वगैरह भी बनते थे, तो वहाँ पे ये स्टोन्स वगैरह यूज करते थे। बहुत जगह पे आप जाएंगे राजस्थान वगैरह में भी, अलग अलग जगह पे, तो वो महल वगैरह रहते हैं, है ना। हाई पियर्स में, फाउंडेशंस में भी आप यूज कर सकते हैं, ब्रिजेस वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। बट अब तो क्या है कि नाउ कंक्रीट का भी इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि 80
M80 तक भी अब डिजाइन हो जाता है, बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग कंक्रीट भी अब डिजाइन हो जाता है, पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अब क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्रीट हो जाता है, तो अब हर जगह पे ये फाउंडेशंस में और क्या उसके बहुत एडवांटेज भी होते हैं, तो अब हर जगह पे कंक्रीट ही यूज करते हैं, क्योंकि अब अलग अलग जो है स्ट्रेंथ का कंक्रीट अपन डिजाइन कर सकते हैं, और उसमें कुछ एडमिक्सर्स वगैरह यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हार्ड भी बना सकते हैं, तो अब हर जगह पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अब जो है कंक्रीट को यूज करते हैं हर जगह। टाइप्स ऑफ एस्लर मेसनरी, एस्लर्स फाइन और कोर्स एस्लर मेसनरी, रैंडम कोर्स एस्लर मेसनरी, रफ टूल्ड, रॉक और क्वेरी फेस्ड, चैम्फर्ड एस्लर मेसनरी, ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी, एस्लर फेसिंग। तो ये सारे जो हैं आपके मेसनरीज हैं, ठीक है ना। एस्लर मेसनरी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वन बाय वन हम कवर कर लेते हैं। एस्लर फाइन और कोर्स, इन दिस टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी स्टोन ब्लॉक्स ऑफ सेम हाइट इन ईच कोर्स आर यूज्ड, ठीक है ना। हर तरह का जो है सेम हाइट का होगा कोर्सेस, ठीक है ना, सिंपल समझ सकते हैं। कोर्स है मतलब अब इसमें हम यूनिफॉर्म बात करेंगे, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर तो वो तो क्या रबल ही हो जाएगा, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म की हम बात करेंगे। थिकनेस ऑफ मोर्टार इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट इज एन एक्सपेंसिव टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी, ऑब्वियसली अब सब कुछ अब स्टैंडर्ड देंगे तो एक्सपेंसिव होगा। इट इज रिक्वायर्स हेवी लेबर एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स व्हाइल ड्रेसिंग, हाँ ड्रेसिंग करेंगे तो वेस्टेज भी बहुत होगा। Random coarse Aslar masonry. This type of Aslar masonry consists of fine or coarse aslars, but the courses are of varying thickness. Courses जो हैं वो varying thickness के से रहेंगे, depending upon the character of the building. Building के character के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए fine tool Aslar masonry जो एकदम fine कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे Aslar facing, Aslar chamfered, they are the different types of the masonry. ये सारे फिगर बनाने हैं यार आपको, और बहुत ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है आज के जमाने में। Rough tooled Aslar masonry, this type of Aslar masonry, the sides of the stones are rough tooled and raised with chisel, ठीक है ना, वो छेनी हथौड़ी से उसको मार मार के उसको किया था। चिसेल का हिंदी वही होता है, छेनी हथौड़ी, पता नहीं आप लोग वो क्या बोलते हो। Thickness of joints is uniform, which does not exceed 6 mm. Rock or quarry faced Aslar masonry, this type of Aslar masonry is similar to rough tool type, except that there is a chisel drafted margin left draped on the face. Chamfered, it is similar to quarry faced, except that the edges are beveled or chamfered to 450 और depth और 2.5 cm। आप देख सकते हैं ये इसको क्या किया गया है, इसको एजेस को जो है वो एंगल्स में किया गया है। चैम्फर्ड को 45 डिग्री है वो, ठीक है ना, चैम्फर्ड टू 45 डिग्री है, 450 नहीं है, ठीक है। ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी, इट इज द नेम गिवन टू ए क्लास ऑफ एस्लर मेसनरी which occupies an intermediate place between rubble and aslars. The stones are all squared and properly dressed. It resembles to coarse rubble masonry or rough tool masonry. Aslar facing is the best type of Aslar masonry. Since this is type of masonry is very expensive, it is not commonly used throughout the whole thickness of the wall, except in works of great importance and significance. बहुत जहाँ पे फेसिंग, जहाँ मतलब आप समझ ही रहे हो कि जो बहुत अच्छा जगह पे बनाना, बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे स्ट्रेंथ भी चाहिए और क्वालिटी चाहिए, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ये है हमारा, ये मेरा यूट्यूब है, मैं बंद कर दिया हूँ, बहुत पहले बनाता था, ठीक है। थैंक यू। तो ये इसमें अगर किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं है अपना इसमें आपको, इसलिए यू हैव टू ड्रॉ ऑल द फिगर्स, यही है कहानी, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट तो आप समझ ही गए, मेनली वो हाफ ब्रेक, 1.5 ब्रेक का, सिंगल डबल, तो वो सब है। टी जंक्शंस क्या होता है, दीज आर। सर हाँ हाँ बोलिए। अरे रबल मशीनरी अब कहाँ यूज होती है? रबल मशीनरी अभी भी यूज होती है, जहाँ पे यू कैन सी, जहाँ पे स्टोन्स आर इजली अवेलेबल, ठीक है ना, जहाँ पे इजली अवेलेबल, तो कहीं कहीं पे आप देखना घर वगैरह भी ना ये स्टोन से ही बनता है, वॉल ब्रिक वर्क के जहाँ पे स्टोन वर्क, बट ये बेसिकली पहले बहुत यूज होता था, अब तो नेग्लिजिबल ही हो गया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे कि जहाँ पे स्टोन्स अवेलेबल है राजस्थान वगैरह में कुछ एरियाज में, तो वहाँ पे जो है आप देखेंगे कि स्टोन से ही वॉल बनाया जा रहा है। या आप देख सकते हैं रबल मेसनरी तो आप ऐसे भी जनरली गार्डन वॉल वगैरह में भी यूज कर देते हैं घेरने के लिए, ये हमारा जमीन है दूसरा से स्टोन से ही
वाल बना दिए कि ये हमारा हो गया, इस तरह से करते हैं।